Hello and welcome everyone, and welcome to the new chapter. Today we're going to start a new chapter, my dear students. और आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपका जो CBSE IC के स्टूडेंट्स होंगे, आपका ये पार्ट बी जो आपका सेकेंड बुक है उसका ये एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले तो बता दें कि ये कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन है अमंग द स्टूडेंट्स कम्युनिटी कि ये चैप्टर बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये चैप्टर लेंदी है, सम्स बड़े आते हैं इसमें। तो पहले तो हम आपको ये बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इजी चैप्टर है, बट एट द सेम टाइम ये आपके कॉन्सेप्ट्स, ये आपके लॉजिक एबिलिटी को वो टेस्ट करेगा। आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है अभी तक, राइट? 11 और 12 के जो कॉन्सेप्ट्स आपके हैं, आपकी अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा। एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट cash flow statement and let me tell you it's going to be very easy and we're going to enjoy doing this chapter, right? So cash flow statement बच्चों ये जो टर्म है, इस टर्म में आपको दो वर्ड नजर आएंगे, तीन डिफरेंट वर्ड्स नजर आएंगे, सॉरी नॉट दो, तीन वर्ड्स नजर आएंगे आपको। एक है कैश, दूसरा है फ्लो और तीसरा है स्टेटमेंट। सो बच्चों जब हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो इससे पता चल रहा है कि एक ऐसा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब यहां पे हम लोग ले लेते हैं डॉक्यूमेंट, राइट? अ डॉक्यूमेंट जो कैश का फ्लो, मतलब फ्लो का मतलब क्या हुआ बच्चों? मूवमेंट, राइट? जो बह रहा है, फ्लो बहाव जिसको बोलते हैं हम लोग, जो एक जगह स्थिर नहीं है, जो मूव कर रहा है, जिसमें मूवमेंट है, फ्लो। और कैश यहां पे बच्चों हम लोग जो कैश वर्ड से जो हम लोग मतलब निकालते हैं, कैश मतलब हम लोग समझते हैं द करेंसी नोट जिस पे महात्मा गांधी जी की तस्वीर होती है, राइट? हमारे लिए कैश वो है, द लिक्विड कैश। यहां पे जब हम लोग कैश की बात करेंगे तो यहां पे हम लोग कैश मतलब हमारे लिए हो जाएगा कैश इन हैंड एंड कैश विथ बैंक। सो व्हेन आई एम सेइंग कैश विथ बैंक, मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं डिमांड डिपॉजिट्स का। हमने जो डिपॉजिट्स किया है और जिसे हम अपने डिमांड में विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। सो अगर आप इस तीन वर्ड्स को समझे, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो कैश का मूवमेंट, जो कैश का फ्लो को हमें दिखाएगा, राइट? और बच्चा फ्लो दो तरह के होते हैं, एक इनफ्लो होता है और एक आउटफ्लो होता है। मतलब बेसिकली हमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब कैश कहाँ जेनरेट हुआ है। सो व्हेन आई से मूवमेंट, आई मीन इनफ्लो, and I mean outflow, right? Inflow and outflow, that is the flow. Flow दो तरह का होगा, क्या एक बिजनेस कंपनी के तरफ फ्लो होगा, मतलब टूवर्ड्स कंपनी होगा, मतलब कंपनी के अंदर कैश आएगा, दैट इज इनफ्लो। और एक होगा फ्रॉम द कंपनी, मतलब कंपनी से बाहर कैश जाएगा, दैट इज द आउटफ्लो। सो देयरफॉर इस इनफ्लो और आउटफ्लो टर्म को हम एक दूसरा टर्म देते हैं। इन्फो को हम बोलते हैं जेनरेशंस, मतलब कैश जेनरेशंस, मतलब कैश कहाँ से किस किस कारणों से जेनरेट हुआ है। और आउटफ्लो में अगर हम बोल सकेंगे आप एप्लीकेशन, मतलब कहाँ पर कैश किन किन जगह से, किन किन कारणों से कैश की एप्लीकेशन हुई है, कहाँ कहाँ कैश अप्लाइड हुआ, कहाँ का कैश यूज्ड हुआ है। चलो ये वर्ड यूज बोल सकते हैं हम लोग, यूज्ड हुआ है। सो देयरफॉर बच्चों अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, राइट, which shows the movement of the cash, basically which shows the flow of cash। मोर प्रिसाइसली अगर इसको हम लोग बोले और इसको सिंपल फॉर्म में बोले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में यह बताया जाता है, ये वो डॉक्यूमेंट है, वो स्टेटमेंट है जो ये दिखाता है हमें कि कहाँ से कैश जनरेट हुआ है,
कौन कौन कारणों से कैश जनरेट हुआ है और किन किन कारणों के लिए कैश यूज्ड हुआ है, कौन कौन एक्टिविटी से कैश जनरेट हुआ है, कौन कौन सा एक्टिविटी में जनरेट कैश यूज्ड हुआ है। और यहां पे जब हम लोग कैश के बारे में बात करते हैं तो याद रखना यहां पे कैश मतलब कैश इन हैंड हुआ और कैश विद द बैंक। और एक बात याद रखना, यहां पे जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो हम लोग यहां पे कैश के साथ, यहां पे हम लोग कैश के साथ कैश इक्विवेलेंट भी लेते हैं। बच्चों व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कैश तो नहीं है बट वो कैश जैसा है, वो कैश का ही फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जो फंक्शन कैश इन हैंड, कैश इन बैंक परफॉर्म कर सकते हैं हमारे लिए, वही फंक्शन कैश इक्विवेलेंट भी हमारे लिए फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसलिए हम लोग नहीं बोलते इट्स इक्वल टू कैश, वी से इट्स इक्विवेलेंट। मतलब वो कैश तो नहीं है बट कैश के जैसा है। आई रिपीट माई सेल्फ, कैश के जैसा है, दैट इज कैश इक्विवेलेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सिर्फ कैश का ही मूवमेंट को नहीं डिस्क्लोज करेंगे, सिर्फ कैश के मूवमेंट को नहीं बल्कि कैश के साथ साथ हम कैश इक्विवेलेंट्स के भी मूवमेंट को, इनफ्लो और आउटफ्लो को, उसको भी कैलकुलेट करेंगे, उसका भी हम लोग रिविलेशन करेंगे, उसको भी हम लोग दिखाएंगे अपने स्टेटमेंट में। सो हमारा फोकस सिर्फ कैश पे नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा फोकस कैश के साथ साथ हर वो चीज पे होना चाहिए जो कैश जैसा है, कैश इक्विवेलेंट है। सो आई होप कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर का जो नाम है, इस चैप्टर में जो 3 वर्ड है, मैंने इसे समझा करके आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देने की कोशिश की है और आपको क्लैरिटी मिला है होगा, राइट, कि आने वाला समय में अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग जब चैप्टर के अंदर जाएंगे तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। सो अभी एक छोटा सा आइडिया दिया है, अब हम लोग अंदर चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, कौन कौन कारणों से कैश आता है, किन किन कारणों से कैश जाता है, मतलब इनफ्लो, जनरेशंस और आउटफ्लो, दैट इज यूज्ड, किन किन कारणों से हो रहा है। और याद रखिएगा यहां पे जब हम लोग कैश बोल रहे हैं तो कैश का मतलब कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक, कैश इन बैंक, द डिमांड डिपॉजिट वी आर टॉकिंग अबाउट, और कैश इक्विवेलेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट thing now. So this is the official meaning of cash flow statement. You can see the cash flow statement is a financial statement that summarizes the amount of cash and cash equivalents. जो मैंने जो आपको कहा, it summarizes the amount of cash and cash equivalents entering. So I use the word generation, right? I use the word inflow. यहाँ पे एंटरिंग, सो इनफ्लो, एंटरिंग, लिविंग का मतलब क्या हो गया, आउटफ्लो, मतलब यूज्ड, राइट, अ कंपनी। द कैश फ्लो स्टेटमेंट मेजर्स हाउ वेल अ कंपनी मैनेजेस इट्स कैश पोजीशन, मीनिंग हाउ वेल द कंपनी जनरेट्स कैश, यस यहाँ पे वर्ड आ गया, जनरेट्स कैश टू पे इट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन एंड फंड इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। किस तरह से कैश की मैनेजमेंट हो रही है ताकि कंपनी अपनी डेब्ट्स को पे कर पाए और डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को किस तरह से वो हैंडल कर पाएगा, किस तरह से उसको फंड किया जाएगा। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पे बता दिया गया, इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जिस तरह से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैटेगरी में ही आता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली इसका काम ये है कि ये बताता है कि कहाँ से कैश और कैश इक्विवेलेंट जनरेट हुआ है, किस कारण से वो कंपनी में आ रही है और किस कारण से वो कंपनी से जा रही है, राइट। सो बच्चों जैसे मैंने पहले कहा, कैश मतलब यहाँ पे होगा कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, राइट, cash in hand and demand deposit with banks. This is what I was trying to tell you, cash in hand and demand deposit with banks, right. और जब हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में यहाँ पे आ जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट होता है जो बहुत ही कम समय के लिए हेल्ड किया जाएगा, मतलब उसे 1, 2, 3 महीना के अंदर में हम उसे बेचेंगे और या उसे तुरंत बेच करके उसे तुरंत लिक्विडेट किया जा सकता है, उसे कैश में कन्वर्ट इजीली किया जा सकता है, इसलिए नाम है उसका मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज
क्या है बच्चों? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब जो इजीली मनी मार्केट में वो बिक सकेगा। आप उसे इजीली कैपिटल मार्केट बोलो या मनी मार्केट बोलो, मनी मार्केट में आप उसे इजीली कैश में कन्वर्ट कर पाओगे। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के शेयर्स में किया है, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब उसे 2-3 महीना के अंदर आप उसे लिक्विडेट कर दोगे, आप उसे बेच दोगे, राइट। और आप जब चाहे उसे बेच करके आप उससे पैसा निकाल, इसलिए उसका नाम रखा मार्केटेबल सिक्योरिटी, विच इज़ ईजिली राइट रियलाइजेबल, मतलब उसे तुरंत आप उससे कैश रियलाइज करवा सकते हो। इस तरह के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे जब हम लोग कैश के बारे में बात करेंगे तो कैश इन हैंड एंड बैंक डिपॉजिट ऑन कैश इक्विवेलेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आ जाता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आई रिपीट माई सेल्फ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग कैश के साथ साथ प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सो ये हो गया आपका कैश। इसमें कैश ये दोनों आ जाता है, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट बैंक। और ये जो पार्ट है बच्चों, ये हो गया आपका कैश इक्विवेलेंट्स, ये हो गया आपका कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग ये दिखाते हैं कि कैश किन किन सोर्सेस से, किन किन कारणों से बिजनेस में कंपनी में आया है और किन कारणों से वो कंपनी से जा रहा है। बच्चे याद रखना, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस में 3 तरह के एक्टिविटी परफॉर्म किए जाते हैं। 3 तरह के एक्टिविटी परफॉर्म किए जाता है। रिपीट माई सेल्फ, यू विल फाइंड 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म। 3 तरह के अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं एक कंपनी में, एक बिजनेस में, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग। बच्चों मैंने आपको कह दिया ये बात कि बिजनेस में सिर्फ कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 3 तरह के एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और इन्हीं 3 कारणों के चलते कैश आता है और कैश जाता है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के चलते कैश आता है और कैश जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण कैश आता है, कैश जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण कैश आता है और कैश जाता है। बच्चों मैंने आपको यह कह दिया, लेकिन कभी भी याद रखना, कोई भी कुछ आपको बोल दे, आप उसे भरोसा ना करना जब तक वो खुद बंदा जो आपको बोल रहा है वो आपको जस्टिफाई ना करे, और या तो आप खुद उसे अपने रिसोर्सेस पे, अपने रिसोर्सेस के दम पे आप खुद उससे वैलिडेट करें। अगर मैं यहां पे बैठ के आपको बोल रहा हूं कि 3 एक्टिविटी है, तो मैं आपको ये प्रूफ करूंगा, और ये प्रूफ करना मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है। सिर्फ ये नहीं कि मैं आपका टीचर हूं और मैं जो भी बोल रहा हूं आपको उसको विश्वास करना है, ऐसा नहीं है बच्चों। आई डोंट बिलीव इन दैट। इफ आई एम सेइंग समथिंग, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो ये मेरा जिम्मेदारी होता है कि मैं उसे कन्विंस, मैं उसे जस्टिफाई करूं आपको, ताकि आप कन्विंस हो पाए कि यस सर, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। इसीलिए अभी हम आपको जस्टिफाई करेंगे अपने आप को कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि किसी भी बिजनेस में 3 तरह के एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। शुरू करते हैं पहले ऑपरेटिंग से। बच्चों ये आपके सामने में एक छोटा सा फूड स्टॉल है, और हम एक छोटा सा फूड स्टॉल का एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। मान लीजिए यहां पे ये व्यक्ति मान लीजिए इसका नाम है मोहन, और ये एक फूड स्टॉल, इसका अपना एक फूड स्टॉल है, राइट। बच्चों व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है? अब आप ये फूड स्टॉल देखो जो आपके स्क्रीन पे है।
आप ये फूड स्टॉल देखो और आप अपने आंखों को बंद करके इमेजिन करो, यस, आंखों को बंद करके इमेजिन करो कि ये फूड स्टॉल को चलाने के लिए, इस फूड स्टॉल को डे टू डे बेसिस में रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो क्या क्या एक्टिविटी है जो हमें परफॉर्म करने पड़ता है ताकि ये फूड स्टॉल चल पाए। ये मोहन क्या क्या करता होगा, मोहन का दिनचर्या के बारे में सोचो, मोहन के डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में सोचो जो ये फूड स्टॉल से रिलेटेड है। आप हर वो चीज जो इमेजिन कर सकते हो, हर वो चीज जो इमेजिन कर सकते हो जो इस मोहन को, इस फूड स्टॉल को रन करने से रिलेटेड होगा, वो सब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ही वो ऑपरेट, डे टू डे ऑपरेशंस, एवरी डे बिजनेस को चलाना, राइट, ऑपरेट, चलाना। सो इस बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे बेसिस, एवरी डे चलाने के लिए मोहन क्या क्या काम करता होगा, मोहन हर वो काम जो करता होगा, हर काम जो करता होगा, वो सारे काम आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैटेगरी में आएंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, चलिए। सबसे पहले मोहन ये फूड स्टॉल में जो भी वो अपने फूड आइटम्स बेच रहा है, उस फूड आइटम्स को बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल्स का परचेजेस करना पड़ता होगा, हाँ या ना, राइट। रॉ मटेरियल वो परचेज करता होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सो दैट इज व्हाट, दैट इज इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो खरीदेगा नहीं तो बेचेगा कैसे, वो रॉ मटेरियल खरीदेगा नहीं, कच्चा माल खरीदेगा नहीं तो उसे वो खाना को पकाएगा कैसे और वो बेचेगा कैसे। सो ये हो गया उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। वन ऑफ द एग्जाम्पल आपको हम दिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप देख सकते हैं मोहन को डेली यहां पे इस सिलेंडर में गैस फिलअप करवाना पड़ता है। सो वो जो गैस फिलअप करता है वो भी उसका डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इसको मैनेज करने के लिए वो कर रहा है। उसने एक स्टाफ रखा है, उसने एक स्टाफ को रखा है जो इस टेबल को, चेयर को, जब कोई भी कस्टमर यहां से खाकर जाता है तो वो इस टेबल को साफ सुथरा और ये पूरा एरिया को साफ सुथरा का काम ये करता है। खाना डिलीवर करता है, मोहन खाना बनाता है और ये उनको खाना डिलीवर करता है। ये सारा काम ये बंदा करता है। सो ये भी बंदा को जो सैलरी दिया जा रहा है, इस बंदा को जो सैलरी दिया जा रहा है, वो सैलरी इस फूड स्टॉल का देख रेख एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इस सिलेंडर में जो गैस फिलअप किया जा रहा था, अगर गैस फिलअप नहीं करेंगे तो सिलेंडर चलेगा नहीं, सिलेंडर नहीं रहेगा तो गैस ओवन में हमें आग नहीं मिलेगी, हम खाना किस पे पकाएंगे। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो उसका डे टू डे एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, उसका इस फूड स्टॉल को डेली रन करने के लिए जुड़ा हुआ है। इस फूड स्टॉल को डेली रन करने के लिए वो एक सर्टेन सेट ऑफ एक्टिविटीज एवरी डे रेगुलर बेसिस में परफॉर्म करता है। यही उसका क्या है बच्चों, यही उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसने इस फूड स्टॉल को रन करने के लिए इस फूड स्टॉल का एडवर्टाइजमेंट करवाया, यह उसका एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। वो क्या किया है, होम डिलीवरी भी शुरू किया है। उसे कोई फोन करता है तो वो खाना घर में पहुंचाता है, उसके लिए उसने एक अलग बंदा को रखा है होम डिलीवरी करने के लिए। ये उसको जो सैलरी दिया जाता है ये भी इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर में आ जाएगा। सो ये आप जो भी चीज इमेजिन करो जो इसका एवरी डे रन करने के लिए, बिजनेस को, इस फूड स्टॉल को डे टू डे बेसिस में रन करने के लिए वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, करता है, राइट, दैट इज योर, याद रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में आता है। और दूसरा, राइट, एक चीज याद रखना कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी होती है, उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण पैसा आता भी और पैसा जाता है। मैंने जो भी आपसे ये डिस्कशन किया, रॉ मटेरियल खरीदना, सैलरी देना, सिलेंडर में गैस भरवाना, ये डिलीवरी बॉय को सैलरी देना, ये सब के सब ये वो कारण है जिसके चलते पैसे, ये वो एक्टिविटी है जिसके चलते कैश बिजनेस से बाहर जाएगा, जिसके चलते बिजनेस से बाहर जाएगा। और
ऑपरेटिंग एक्टिविटी के चलते पैसा आता भी है। कैसे पैसा आता है? जब वो इसी खाना को, जब इसी फूड आइटम्स को वो बेचेगा, सेल्स करेगा, तो क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण पैसा आया। सो बच्चों एक चीज देखो, ये मोहन का फूड स्टॉल है और मोहन का सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है कि इस फूड स्टॉल को बढ़िया से चलाना, इस फूड स्टॉल को बढ़िया से रन करना। यह है मोहन का पहला कर्तव्य, पहला प्रायोरिटी। जो वो फूड स्टॉल को खोला है, वो उस फूड स्टॉल को वो बढ़िया से रन करे, यही मोहन का पहला ड्यूटी होता है, प्राइम ड्यूटी होता है, और इसका वो प्राइम एक्टिविटी भी होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन बच्चों एक चीज हमें बताइए, कोई भी अच्छा बिजनेसमैन, कोई भी ट्रू बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बोल लो या बिजनेसमैन बोल लो, वो कभी भी उस जगह से संतुष्ट नहीं होता है कि जहां पे वो है। यानी कि वो हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है, हमेशा वो ये सोचते रहता है कि किस तरह से हम अपना इस बिजनेस को एक्सपैंड करें। आज आप एक जिस घर पे रहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक स्टोरी बिल्डिंग है, तो जरूर कहीं ना कहीं आपके पापा, आपकी मम्मी ये सोचते होंगे कि कैसे रूफ के ऊपर में, टेरेस के ऊपर में भी एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऊपर के फ्लोर अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि नीचे के फ्लोर पे आप ध्यान देना बंद कर दो। उसी तरह मोहन ये फूड स्टॉल चला रहा है, बट कहीं ना कहीं मोहन के मन में यह भी है कि काश ये फूड स्टॉल से मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक बन जाऊं, काश ये फूड स्टॉल से मैं एक फूड चेन रेस्टोरेंट खोलूं। कहीं ना कहीं उसके मन में एम्बिशन तो होगा, कहीं ना कहीं उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा तो जरूर होगी। यह हर नॉर्मल बिजनेसमैन के मन में होता है। सो यानी कि जब वो ये बिजनेस को रन कर रहा है, जब ऑपरेट कर रहा है, तो ऑपरेट करते वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा है कि किस तरह से ये स्टॉल को बड़ा किया जा सके, किस तरह से स्टॉल को रेस्टोरेंट, एक बड़े से होटल या फूड ऑफ चेन ऑफ स्टॉल्स का इसको एक रूप दिया जाए। यानी कि बच्चों वो धीरे धीरे इस बिजनेस को रन करते हुए वो ये भी सोच रहा है कि किस तरह से इसे एक्सपैंड किया जाए। अब तुम एक बात बताओ, अगर आप बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक वर्ड में सोचिए। अगर आपको अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, राइट, तो आपको करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। इसीलिए जो दूसरी एक्टिविटी आती है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और आप देख सकते हैं कि मोहन का फूड स्टॉल से एक रेस्टोरेंट बन गया है। सो मोहन का जो ये सफर है फूड स्टॉल से ये यहां रेस्टोरेंट तक, राइट, ये सफर तय करने के लिए पहले उसने ये काम पे ध्यान दिया, जो इसका ये जो फूड स्टॉल चल रहा था, ये उसका डे टू डे ऑपरेशन जो कर रहा था वो कर रहा है, बट इसके साथ साथ वो इसका भी सपना देख रहा था। अब आप देखो, ये है एक छोटा सा फूड स्टॉल। अब इस फूड स्टॉल से ये एक बड़ा सा रेस्टोरेंट में जाने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है, हाँ या ना? बिना इन्वेस्टमेंट किए आप कैसे बढ़ोगे? इन्वेस्टमेंट उसने किस में किया? इंफ्रास्ट्रक्चर में किया, बिल्डिंग में किया। उसने एक प्लेस खरीदा होगा, बिल्डिंग खरीदा, देखिए कितना बड़ा जगह खरीदा। फर्नीचर्स, पहले ये फूड स्टॉल में उसके फर्नीचर्स नहीं थे, अब उसके पास फर्नीचर्स आएंगे, डाइनिंग टेबल्स ना, जहां पे बैठ करके लंच डिनर डाइन किया जा सके। सो डाइनिंग फैसिलिटीज रहेगी, लॉन्च रहेगा। सो देयरफॉर और भी अलग अलग खर्चे होते हैं, और भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। सो देयरफॉर मोहन को एक फूड स्टॉल से रेस्टोरेंट तक का सफर लेने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। विदाउट इन्वेस्टमेंट वो नहीं सफर तय कर पाएगा, विदाउट इन्वेस्टमेंट वो इस रेस्टोरेंट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सो अगर उसे एक स्टॉल से, एक वैन से, एक साइकिल वैन से उसे एक फिक्स्ड रेस्टोरेंट पे जाना है, एक बिल्डिंग पे जाना है, एक स्ट्रक्चर पे जाना है, तो उसे इन्वेस्टमेंट करना है। इसीलिए बच्चों कंपनी में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरा एक्टिविटी आता है वो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहला एक्टिविटी तो को समझ में आ गया, जो हम कर रहे हैं अभी, उसे हम जो निभा रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, जो मेरा प्रेजेंट सेट ऑफ एक्टिविटी है। अभी मेरा एक जो जॉर्ज एकेडमी है, मैं पहले उसे रन कर रहा हूं, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट एट द सेम टाइम मैं जॉर्ज एकेडमी तो है मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट मैं और भी सोच रहा हूं कि मैं कॉलेज खोलूं, राइट। लेकिन कॉलेज खोलूंगा, ये इसके चलते मैं अभी जो कर रहा हूं वो बंद कर सकता हूं क्या? नहीं, वो तो बंद नहीं करूंगा, वो तो मेरा जैसा चल रहा, बट ये चलते चलते हमको इन्वेस्टमेंट करना है।
सो कॉलेज खोलने के लिए हमको लैंड खरीदना पड़ेगा, उसके बाद हमको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसका फर्नीचर्स लेने पड़ेंगे। सो अब देखिए हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट, सबके सब इन्वेस्टमेंट किस पे हो रहे हैं? फिक्स्ड एसेट्स पे, राइट। सो बेसिकली हम लोग यहां पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और दिस इन्वेस्टमेंट्स आर एक्चुअली इन फिक्स्ड एसेट्स। सो एक चीज याद रखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपका फिक्स्ड एसेट जनरेट होगा, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट आप किस पे करोगे? एसेट्स पे करोगे, फिक्स एसेट्स पे करोगे, राइट। सो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण से पैसा आएगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण से पैसा जाएगा भी। कुछ डिस्कशन करते हैं क्या क्या कारण है पैसा जाने का, क्या क्या कारण है पैसा जाने का। आउटफ्लो का कारण बताते हैं, परचेज ऑफ एफएस मतलब फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना। तो जब भी आप फिक्स एसेट खरीदोगे बच्चों, पैसा जाएगा, राइट। आपने इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में या किसी और के बिजनेस में आपने कुछ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा जाएगा, राइट। अच्छा, पैसा आता भी है फिक्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कारण से? हाँ सर, पैसा आता है, एकदम बिल्कुल आता है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है बच्चों, आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा 2 साल के लिए, 4 साल के, आपने 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर्स में, तो बच्चों उस शेयर्स पे आपको डिविडेंड भी मिलेगा। सो इनफ्लो होगा, आपको डिविडेंड मिलेगा, राइट। सो आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको उस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स तो मिलेगा ना, आपको डिविडेंड मिल सकता है, आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, राइट। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण पैसा आएगा भी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण पैसा जाएगा भी। क्लियर है बच्चों? सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण आपका कुछ पैसा आने का कारण मैंने आपको बता दिया। आप जैसे और एग्जाम्पल बताते हैं, आपने जब एसेट खरीदा तो पैसा गया, आप सेल भी तो कर सकते हो, पैसा आएगा। आपने जब इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा गया, तो आप बेच भी तो सकते हो, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। बच्चों अभी जस्ट आपको हिंट दे रहे हैं, वार्म अप है, हम लोग जब फॉर्मेट में आएंगे तो उसके बाद पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। बट आई डोंट वांट यू टू लर्न एनीथिंग। हम आपको कुछ याद, हम चाहे तो अभी 2 मिनट में आपको फॉर्मेट दे दे, फॉर्मेट में पूरा सारा आइटम्स लिखा रहेगा और आप रट्टा मार लो फिर। बट आपको पता है जॉर्ज एकेडमी में ये चीज़ नहीं होता है, हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। इसलिए मैं आपको पहले आपको जस्ट एक आइडिया देने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट इसी पे है। सो पहले तो ऑपरेटिंग हुआ, उसके बाद इन्वेस्टिंग हुआ। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो देयरफॉर मोहन ये फूड स्टॉल चलाते हुए ये भी सोच रहा था कि मैं कैसे रेस्टोरेंट खरीदूं, मैं कैसे एक रेस्टोरेंट बनाऊं। अब उसे पता था कि रेस्टोरेंट बनाने के लिए उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किसमें? बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसे जमीन लैंड लेना पड़ सकता है अगर उसे रेडीमेड कहीं से कोई जगह ना मिला तो। अगर वो खुद का कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो पहले लैंड लेना पड़ेगा, फिर उस पर बिल्डिंग बनाने पड़ेगी, फिर फर्नीचर्स लेने पड़ेंगे। इस तरह से उसको पता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। अब मोहन बेचारा ये सोच रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम फंड्स कहाँ से लाएंगे। सो देखिए कितना सा सिंपल चीज है, हम लोग एक फ्लोर में रहते हैं, हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, और ग्राउंड फ्लोर में रहते हुए हम एक फ्लोर और कंस्ट्रक्ट करने का सोच रहे हैं, राइट। अब वो जो मैंने एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने का सोचा, उसके बाद हमको ये भी सोचना है कि उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए फंड्स कहां से आएगा। सो मोहन तो अभी एक वैन में, एक साइकिल वैन में फूड स्टॉल चला रहा है, उसे एक रेस्टोरेंट भी खोलना, और उसे पता है कि रेस्टोरेंट खोलने के लिए उसे कहां इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब उसे पता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसे पैसे की जरूरत है। अब वो दिमाग लगाएगा कि पैसा कहां से आएगा, फंडिंग कहां से आएगा, एंड दैट्स हाउ वी कम टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कहां से जाएगा? लोन लेगा, बैंक से लोन लेगा, कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है, कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, एंड हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो देखिए बच्चों
कितना सिंपल सा चीज है ये। हर इंसान, आप भी अपने लाइफ में ये चीज सोचते हो। आप अभी एक मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, देखो कितना सिंपल सा चीज है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां पे खत्म। आप एक मोबाइल यूज कर रहे हो, लेकिन आई कैन बेट कि आप में से 99.9% जितने लोगों की, जो आप लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हो, आप लोगों के सबके मन में यह भी चल रहा होगा कि कब इस मोबाइल से हम अपग्रेड वर्जन और अच्छे मोबाइल पे जाए, कब इसे हम चेंज करें। लेकिन अच्छे मोबाइल जाने के पहले, अपग्रेड करने के पहले आप इस मोबाइल को यूज करना, ऑपरेट करना बंद नहीं करते हो। सो ये मोबाइल तो काम कर रहा है, इससे तो मैं काम चला रहा हूं, मैं इसको तो ऑपरेट कर रहा हूं, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी सोच रहा हूं कि नया मोबाइल और कैसे लिया जाए, कौन सा नया मोबाइल पे हम और पैसा इन्वेस्ट करें, कौन सा नया मोबाइल हम खरीदें, अच्छे फीचर वाला मोबाइल फोन कौन सा है। बट एट द सेम टाइम अभी ये भी सोचिएगा कि वो अच्छा मोबाइल फोन को, अपग्रेडेड मोबाइल फोन को खरीदने के लिए पैसे कहां आएंगे। तो आप फिर मम्मी के पास जाओगे, आप पापा के पास जाओगे, आप दादा के पास जाओगे, आप ताऊ जी के पास जाओगे, एंड दैट इज व्हाट यू आर अरेंजिंग फाइनेंस। सो जिस तरह से आपके जिंदगी में ये चीज चल रहा है, उसी तरह कंपनी के भी लाइफ में यही चल रहा है। इज एज सिंपल। पहले तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो जो कर रहा है उसका जो डे टू डे ऑपरेशंस है, उसके कारण पैसा आएगा, उसके कारण पैसा जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिंग, क्योंकि वो अपना बिजनेस को बड़ा करेगा, अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोच रहा है, तो देयरफॉर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, राइट। सो इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स पे होगा, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसे फंड्स चाहिए। वो फंड्स कहां से आएगा? वो फंड्स उसे अरेंज करने पड़ेगी, बैंक से लोन, शेयर्स, डिबेंचर्स। सो यानी कि नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो बच्चों, मैंने आपको शुरू से कहा कि 3 एक्टिविटी होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यही 3 एक्टिविटी है हर कंपनी में, इसे छोड़कर और कोई भी एक्टिविटी बच्चों नहीं है। और इन 3 एक्टिविटी के कारण पैसा आता और जाता है। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण पैसा आएगा, इनफ्लो। कुछ एग्जाम्पल देख ले, इनफ्लो क्या क्या हो सकता है। इनफ्लो में इशू ऑफ शेयर्स, राइट। जब हम लोग शेयर्स इशू करते हैं पैसा आता है। सो बच्चों, यहां पे हम लोग 2 शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, राइट। इशू ऑफ डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक, राइट। सो ये सब वो कारण है जिसके चलते पैसा आएगा बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण है। ये सारे एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब हर एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रहा है, आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, डिवेंचर इशू कर रहे हो, लोन इशू कर रहे हो, सॉरी लोन आप ले रहे हो, बोरो कर रहे हो, हर एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो इसमें सब में फंड्स रेस किया जा रहा है, फाइनेंस जुगाड़ की जा रही है, फंड्स जुगाड़ की जा रही है। तो जब इनफ्लो होगा तो आउटफ्लो भी होगा। आप अगर शेयर इशू करोगे तो आपको डिविडेंड देना है, राइट। अगर आप लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट देना है। आप लोन लोगे तो आपको लोन का रीपेमेंट भी करना पड़ता है, रीपेमेंट ऑफ लोन। आप डिवेंचर इशू करते हो तो डिवेंचर को रिडेम्पशन भी करना पड़ता है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। देखे थे ना बच्चों हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सो देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण पैसा आया भी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण पैसा जाएगा भी। हम लोग अभी और इसको डिटेल्स में देखेंगे, बट अभी फिलहाल हम आपको सिर्फ ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि जो मैंने इस स्लाइड में बात किया कि कैश 3 तरीका से जनरेट होगा, 3 एक्टिविटी के कारण पैसा आता है, पैसा जाता है, वो है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और मैंने इन एग्जाम्पल से मैंने आपको थोड़ा सा आपको कन्विंस करने की कोशिश किया ताकि आपको मेरे बातों पे भरोसा हो। ऑपरेटिंग, जो हम मेरा प्रेजेंट बिजनेस है उसे जो डे टू डे बेसिस में जो रन करने के लिए मैं जो भी काम कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग। बट एट द सेम टाइम मैं अपने उस बिजनेस को बड़ा करने का भी सोच रहा हूँ, एक्सपेंशन करने का भी सोच रहा हूँ, उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, दैट इज इन्वेस्टिंग। वो इन्वेस्टमेंट होगा फिक्स एसेट्स पे, और उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे फंड्स की जरूरत पड़ेगी, और वो फंड्स अरेंज करने के लिए मैं जो एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा वो आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण। सो बच्चों, आई बिलीव, मैं आशा करता हूं कि
अभी तक मैंने जो भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताया, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया। आपको अब कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं बच्चों, वो एक स्टेटमेंट है जहां आप ये तीनों एक्टिविटी के कारण से, तीनों एक्टिविटी के चलते नेट कैश कितना आया है या कितना गया है, आपको ये दिखाना है बस। यानी कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इन्वेस्टिंग के एक्टिविटी के कारण कितना पैसा आया या कितना पैसा गया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण नेट कितना पैसा आया और नेट कितना पैसा गया। आपको सिर्फ ये बताना है। ये तीनों एक्टिविटी के कारण जो पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसी का लेखा जोखा हम जिस स्टेटमेंट में देते हैं वो बन जाता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों आज मैं आपको पूरा फॉर्मेट नहीं दूंगा, लेकिन हाँ अभी हम लोग फॉर्मेट में चलते हैं, हम लोग अभी फॉर्मेट में चलते हैं और थोड़ा सा आपको हम आइडिया देने का कोशिश करते हैं कि अभी तक जो मैंने आपको बताया है उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा फॉर्मेट में डालूंगा और थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि देखो किस तरह से पिक्चर बनता है। एक प्रोफोमा बनाएंगे, एक रफ फॉर्मेट बनाएंगे। पक्का पूरी फॉर्मेट नहीं होगा, लेकिन हम मोरलेस ओरिजिनल फॉर्मेट का 80-90% सिमिलैरिटी होगा। जो 10-15% जो इधर उधर थोड़ा सा होगा हम लोग देख लेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बट आज का सेशन हम लाइट रखना चाहते हैं। आज का सेशन पूरा कंसेप्ट बिल्डिंग में, ताकि आपको समझ में आए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमको बिलीव है कि समझ में आया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके एक फॉर्मेट में हम लोग जाते हैं। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये थोड़ा फॉर्मेट हमारे पास फॉर्मेट जैसे कि मैंने कहा कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा और जो हम लोग समझे हैं उसे मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ लाने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट, अभी हम नहीं बोलेंगे कि पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। सो बच्चों यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करेंगे, बट दैट इज़ फ्रॉम फाइनेंसिंग। हम पीछे से जाएंगे क्योंकि दिस इज़ वेयर वी स्टॉप। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम लोग स्टॉप किए हैं। ठीक है, तो हम आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, इस तरह से आपके पास फॉर्मेट होगा और तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिखा रहेगा। देखिए बच्चों हमारा क्या है ना कि हमारा जगह नहीं हो रहा है, तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये, बट ये एक पूरा लंबा एक ये रहेगा, वर्टिकल रहेगा वो। ठीक है, रुपी। सो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो बच्चों क्या करना है हम लोगों को, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ऐड का मतलब यहाँ पे होता है कि इनफ्लो, और लेस का मतलब होता है कि ये पैसा गया। राइट, तो किन किन कारणों से पैसा आएगा, ऐड में अगर हम देखेंगे किन किन कारणों से पैसा आएगा, जैसे कि हम लोग डिस्कस किया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या, कंपनी फंड्स कहाँ से रेस करती है, शेयर इशू करके। सो इशू ऑफ शेयर्स, याद रहे जब हम यहाँ पे शेयर्स बोल रहे हैं तो इक्विटी और प्रेफरेंसेस दोनों बोल रहे हैं। देन इशू ऑफ डिवेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स, हम यहाँ पे सिर्फ इशू ऑफ डिवेंचर्स लिख रहे हैं, डिवेंचर इशू करते हैं। लोन हम लोग लेते हैं, बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, लोन फ्रॉम बैंक। और किसी तरह से और क्या हम लोगों का फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है बच्चों, हाँ बच्चों हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से जो हम लोगों को ओवरड्राफ्ट मिलता है, दैट आल्सो कम्स अंडर बैंक ओवरड्राफ्ट, आल्सो कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो हमने जो लोन फ्रॉम बैंक लिखा है उसी के कैटेगरी में आ जाएगा, बट आप लिख सकते हैं अलग से बैंक ओवरड्राफ्ट।
बस बच्चों कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि जो मैं लिख दिया सो लिख दिया, इसके बाहर कुछ नहीं है, नहीं, बस हम लोग एक अभी एक आइडिया जनरेट करने मांग रहे हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितने सारे वो एक्टिविटीज़ होते हैं जिसके चलते कैश आता है अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, या और भी किसी तरह का लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म अगर बोरोइंग्स हो सकता है। अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। सो बच्चे इन कारणों के चलते कुछ पैसा आएगा, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन अभी बच्चों इतना आप जान के रखो, लेस पैसा जाएगा भी। अगर आप शेयर्स लिए हो तो आपको डिविडेंड पे करना है। अब बच्चों डिविडेंड में ना थोड़ा सा हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे, अभी नहीं, आज नहीं, इसको हम लोग इंडिविजुअली हम लोग टॉपिक्स लेने वाले हैं, चिंता नहीं, इसलिए हम एस्ट्रिक मार्क देते हैं यहाँ पे, इस पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे। पर अभी डिविडेंड पे, डिवेंचर अगर हम लोग इशू किए तो इंटरेस्ट पे होगा, और इंटरेस्ट तो सिर्फ डिवेंचर्स पे नहीं बल्कि लोन पे भी होता है और बैंक ओवरड्राफ्ट पे भी होता है। अच्छा, जिस तरह से शेयर इशू करना, राइट, शेयर इशू करके पैसा उठाते हैं हम लोग, तो आपको याद होगा जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं, मतलब वो वापस किया जाता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के चलते पैसा बाहर जाएगा। जिस तरह से हम लोग डिबेंचर इशू करके पैसा लाएं, उसी तरह जब हम लोग डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो पैसा जाएगा। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, राइट, और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसके बाद और देखिए, लोन अगर हम लोग ले रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो लोन का रीपेमेंट भी होता है, रीपेमेंट ऑफ लोन, राइट। अच्छा, कभी कभी शेयर्स को इशू करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस खर्च किए जाते हैं, प्रोस्पेक्टस प्रिंट होता है, अंडरराइटर को कुछ पैसा दिया जाता है, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, राइट। सो देखो बच्चों, ये कुछ कारण है जिसके चलते पैसा बाहर जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण, क्योंकि अगर शेयर इशू करके पैसा लाना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उसी प्रेफरेंस शेयर को जब रिडीम करते हैं और पैसा जाता है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण आएगा। लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो लोन को पेमेंट भी करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण अंदर में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया आपका कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट, ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, अब हम लोग पीछे चलते हैं, और पीछे चलते वक्त कैश फाइनेंसिंग के पहले क्या था बच्चों, इन्वेस्टिंग। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो पहले हम लोग ऐड में आते हैं, मतलब इनफ्लो में आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण पैसा आएगा, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा बताते हैं आपको। देखिए, जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, मैंने आपको क्या समझाया, जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग किस में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जब हम लोग फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं फिक्स एसेट्स, तो पैसा जाता है। उसी फिक्स एसेट्स को जब हम लोग बेचेंगे तो पैसा आएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। उसके अलावा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बच्चों यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स है। अच्छा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, हमने किसी कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमें उसमें डिविडेंड मिल सकता है, तो डिविडेंड रिसीव्ड। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बच्चों कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया प्रॉपर्टी पे, और उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मैंने पैसा इसलिए किया है, मैंने उस प्रॉपर्टी को इसलिए खरीदा है ताकि मैं उसे रेंट पे डाल दूं और मुझे रेंट आए, मैं रेंट
मेरा इनकम हो। ऐसे भी लोग होते हैं जो जानबूझ करके प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। पर्पसली प्रॉपर्टी में इसलिए इन्वेस्ट किया जाता है कि वहां पे जाके रहेंगे नहीं खुद, बल्कि उसको भाड़ा में दे देंगे, उसे रेंट दे देंगे। तो रेंट रिसीव्ड, बट यहां पे याद रखना रेंट रिसीव उसी प्रॉपर्टी से जो प्रॉपर्टी को लेने का मकसद ही था, जिस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट किया गया, वो प्रॉपर्टी आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदा है, राइट, और उससे आपको रेंट आ रहा है। सो रेंट रिसीव्ड हो गया। और बच्चों, और ये कुछ कारण है जिसके चलते पैसा आएगा। पैसा जाएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, जब आप फिक्स एसेट्स खरीदोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसा जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो पैसा जाएगा। आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे, एक्चुअली नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये हो गया। और ये कुछ है बच्चों जिसके चलते आपका पैसा जाएगा, राइट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स में। तो ये कुछ कारण जिसके चलते पैसा जाएगा और ये कुछ कारण जिसके चलते पैसा आएगा, और ये हो गया आपका कैश फ्लो। अब देखिए क्या होता है, हम आपको बताते हैं, ठीक है, हम आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बताते हैं। अब ये जो आया ना बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इशू ऑफ शेयर्स के चलते पैसा आया, डिबेंचर्स के चलते पैसा आया, लोन फ्रॉम बैंक के चलते पैसा आया, बैंक ओवरड्राफ्ट के चलते पैसा आया, लॉन्ग टर्म बोरिंग के पैसा आया, ये पैसा आया, राइट। उसके बाद आपका कुछ पैसा गया भी, राइट, आपका कुछ पैसा गया। तो ये जो है ना, ये और ये, इसका डिफरेंस मिल करके एक नेट फिगर आएगा। ये नेट फिगर बताएगा कि कितना पैसा आया है नेट, कि पैसा नेट गया है, मतलब जनरेट हुआ है, मतलब कैश जनरेटेड होगा या तो कैश यूज्ड होगा फ्रॉम फाइनेंसिंग। मतलब अगर कैश जनरेट हुआ है तो हम लोग लिखेंगे कैश, अगर कैश आया इंक्रीज है तो हम लोग लिखेंगे कैश जनरेटेड। अगर यूज माइनस फिगर में आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे कैश यूज्ड, मतलब कैश गया है। उसी तरह यहाँ पर भी इन्वेस्टिंग में पैसा आएगा, ये सब कारण है जिसके चलते पैसा आ रहे हैं। उसके बाद टोटल कर देना, फिर ये सब कारण है जिसके चलते पैसा जा रहा है करके यहाँ पे बाहर एक फिगर आएगा, ये फिगर आएगा, ये हो जाएगा आपका ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं हम लोग एक्चुअली। तो मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये हम आपको फुल फ्लेजेड फॉर्मेट नहीं, एक रफ फॉर्मेट दे रहे हैं। आपका ओरिजिनल फॉर्मेट कुछ इसी तरह 90% दिस सेम दिखेगा आपको। कैश जनरेटेड, या आप लिखोगे यूज्ड फ्रॉम यूज्ड फाइनेंसिंग इन इन्वेस्टिंग, सॉरी। सो या तो आप लिखोगे, इंग्लिश देख लो लैंग्वेज, कैश जनरेटेड फ्रॉम होगा, और अगर आप लिखोगे कैश यूज, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। सो ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, थोड़ा सा, ज़्यादा ध्यान लगाने नहीं बोलेंगे आप लोगों को, परेशान ज़्यादा मैं नहीं करूँगा आपको, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने बोल रहे हैं हम। अगर आप अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करें, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो जनरेट करेगा, जो जिसके चलते बिजनेस में फिक्स एसेट्स आते हैं, कंपनी में फिक्स एसेट्स आते हैं। मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सीधा कहा कि जब मोहन अपना फूड स्टॉल से रेस्टोरेंट जाने का सपना देख रहा है, तो उसे रेस्टोरेंट तक जाने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और किस पे? फिक्स एसेट्स पे। मैंने शुरू से इस पे फिक्स एसेट पे फोकस किया। सो यानी कि अगर आप यहाँ पे बैलेंस शीट को इमेजिन करो, ध्यान देखो, बैलेंस शीट को इमेजिन करो। सो आपके यहाँ पे एसेट्स होते हैं नॉन करेंट और करेंट, मतलब फिक्स्ड एसेट्स आ गया इसमें बच्चों, ये पार्ट इन्वेस्टिंग में चला गया। उसी तरह लाइबिलिटीज में आपका शेयर होल्डर्स फंड होता है, जिसमें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस आ गया,
और प्लस आपका नॉन करेंट लायबिलिटी होता है, करेंट लायबिलिटी होता है। बच्चों नॉन करेंट लायबिलिटी और शेयर कैपिटल कहाँ पे चला गया? फाइनेंसिंग में। बचा क्या? करेंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स। ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज बच्चों कहाँ पे चला जाएगा? ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग में। सो ऑपरेटिंग, आप देखो ना, मैंने जो यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया था, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे, सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब आप इन्वेस्ट करोगे तो वो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होगी, वो फिक्स एसेट जनरेट करेगा। जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जब आप फाइनेंस, देखो ना बैंक लोन, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब क्या है? डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए बच्चों, देखिए बच्चों सिंपल सी एक बात बताते हैं, अगर आप जिस फ्लोर पे रहते हो और आप उसके ऊपर में एक नया फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं आपके पापा, तो उसके लिए जो बैंक से पापा लोन लेंगे, वो बैंक्स को लोन वो 3 महीना के बाद वापस नहीं करने वाले हैं, वो 6 महीना बाद वापस नहीं करने वाला है, या वो साल भर के अंदर वापस नहीं करने वाला है। वो जो घर बनाने के लिए आपके पापा लोन लेंगे ना, वो मिनिमम 10 साल में वापस करेंगे। सो जब हम लोग फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके लिए हम लोग जब फंड रेज करते हैं, फिक्स एसेट पे इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम लोग फंड रेज करते हैं बच्चों, जो हम लोग पैसा उठाते हैं, जो हम लोग बोरो करते हैं, वो जनरली आप देखोगे वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज होगा वो। इसलिए आप देखना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारा सिर्फ नॉन करेंट लायबिलिटीज आया था। सो आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज टेक केयर हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, फिक्स एसेट्स नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट चला गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बचा क्या? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। यानी कि वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कहाँ पे आ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्योंकि बच्चों जब मैंने आपसे कहा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, मैंने जो यहाँ पे लिखा था एग्जाम्पल याद है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। आप ये क्यों खरीद रहे थे सामान? ताकि इस रॉ मटेरियल से मैं बनाऊंगा, डिश प्रिपेयर करूंगा और मोहन इसको बेचेगा, राइट? इसलिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या था? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में आ रहा था। अब आप ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अभी जो स्टॉक में जो पैसा कन्वर्ट लगे, ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्या है? आपका करंट एसेट्स। आप अगर स्टॉक खरीदते हो तो कैश क्या होगा? जाएगा, राइट? सो बच्चों एक चीज याद रखना, आपने ये ऑब्जर्व किया है कि नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जब हम लोग एसेट्स खरीद रहे थे, तो पैसा जा रहा था। यानी कि जब एसेट्स बढ़ेगा तो कैश घटेगा। एसेट्स और कैश के साथ इनवर्स रिलेशन है। आप देखना यहां पे देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो, जब हम लोग एसेट्स को बेच रहे थे, जब एसेट जा रहा था तो पैसा आ रहा है, और जब हम लोग एसेट्स खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो उल्टा है, लायबिलिटी और कैश के साथ सीधा संबंध है। हम जितना मेरा फंड हम बोरो करेंगे, हम मेरे पास कैश आएगा, लोन लेंगे कैश आएगा, शेयर इशू करेंगे कैश आएगा, डिबेंचर इशू करेंगे कैश आएगा, डिबेंचर पेमेंट करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे कैश जाएगा, बैंक का लोन रीपेमेंट करेंगे कैश जाएगा। सो एक चीज याद रखना, करंट लायबिलिटीज के साथ कैश का सीधा संबंध है, एसेट के साथ उल्टा है। सो एक चीज याद रखना बच्चों कि एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ, राइट, हम लोगों को कैश का इफेक्ट है। इसलिए आप पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने क्या लिया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिया, नॉन करंट लायबिलिटीज लिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट्स लिया। और अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बारी आ गई है हमें क्या लेने का बच्चों? हमें बारी आ गई है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का। सो देयरफॉर बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते चेंजेस इन करंट एसेट्स इन करंट लायबिलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, राइट? समझ में आ रहा है क्या लिखते हैं हम लोग बच्चों? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, राइट? सो देयरफॉर याद रखना, ऐड कब होगा? आपका ऐड दो कारण से होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स
और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है बच्चों। और दूसरा लेस किन कारण से होगा? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, सॉरी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। इन कारणों से पैसा आएगा और जाएगा, याद रखना, कैश के साथ। अब बच्चों यहां पे अभी मैंने कुछ खाली रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि यहां पे अभी हम लोग को लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। बच्चों ये क्यों लिया जा रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन? फॉर एग्जाम्पल हम आपको सिंपल बताते हैं कि अगर आप मेरा जॉर्ज सर का, आप ये जानना चाहते हैं कि जॉर्ज सर का कैश फ्लो उसके और उनके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण क्या है। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आप ये जानना चाहते हो कि जॉर्ज सर का उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण क्या कैश फ्लो है, सो आप पहले जॉर्ज सर का ऑपरेटिंग एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करो। जॉर्ज सर का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्लासेस पढ़ाना, ट्यूशंस पढ़ाना, अकाउंटेंसी क्लासेस देना, ये मेरा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके कारण मेरे पास पैसा आता है और मेरे पास पैसा जाता है। आई रिपीट, इसके कारण से मेरे पास पैसा आता है और मेरे पास पैसा जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का दो तरीका होता है। आई रिपीट, आपको अगर जॉर्ज सर का कैश फ्लो जानना है मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो आपके पास दो ऑप्शन होता है यह जानने के लिए कि जॉर्ज सर का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या कैश फ्लो हो रहा है। ऑप्शन एक, आप आइए मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कहां आइए? जस्ट थोड़ा सा हम आपको बढ़िया से समझाना चाहते हैं बच्चों। दो मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में, लेकिन हम आपको डायरेक्ट मेथड भी बताएंगे। अभी जो हम आपको बताने वाले हो डायरेक्ट मेथड है ऑप्शन 1। तो आप जॉर्ज सर का ट्रेडिंग एंड पीएल देखो, ठीक है, या बच्चों आप मोहन फूड स्टॉल का भी देख सकते हो, जिसका हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे। ठीक, आपको ट्रेडिंग पे याद होगा, यहां पे ओपनिंग स्टॉक आता है। अगर आप मेरा एग्जाम्पल लोगे तो मेरा में ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा कि मैं आई एम सर्विस प्रोवाइडर, मेरा कोई यहाँ पे गुड्स वगैरह नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा आप मोहन का ले सकते हो, मोहन के बारे में सोच सकते हो। फूड स्टॉल, 2 परचेजेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, ये पोर्शन जो है, जो हम सर्कल कर रहे हैं, ये वाला थोड़ा याद आ रहा है ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रेशियो एनालिसिस में किया हम लोग, राइट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें क्या मिलता था? जीपी। ठीक है बच्चों, इसी जीपी को हम लोग यहां लेकर आते थे। ठीक है, और इस जीपी से हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय इंटरेस्ट पेड, सॉरी इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम लिख रहे हैं हम पहले। ठीक है, या सिंपल रखने के लिए, चलो सिंपल रखने के लिए जीपी रखते हैं और हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही माइनस करते हैं, नो इनडायरेक्ट इनकम, टू सैलरी, टू depreciation, to rent, to electricity bill,
ठीक है बच्चों, ये करते थे और हमें यहां पे मिलता था नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर आपको मोहन फूड स्टॉल का अगर आपको ये जानना है कि मोहन का ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण कितना पैसा वो लेकर आ रहा है, कमा रहा है, कितना पैसा उसके पास आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको ऑपरेटिंग इनकम लोगे, सेल्स, या आप डायरेक्ट पहले उसका जीपी लोगे, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि जीपी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके आया, और फिर आप इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो रहेगा, जो सेल्स लोगे आप, और उस सेल्स से, जीपी से आप वो उनका सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, जो उस डिलीवरी वैन, जो वो फूड स्टॉल को रन करने के लिए लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लोगे तो सैलरी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, रेंट आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, राइट। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, जीपी है 100 रुपया और मैं यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस को 10-10 रुपया करके ले लेता हूँ। सो 100 माइनस 40, नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों, 60 रुपया। अब देखिए, आपका प्रॉफिट तो 60 रुपया है, लेकिन जब आप मोहन का कैश काउंटर, उसका कैश बॉक्स को खोलो और खोल के जब आप उसका गिनोगे ना कैश, तो आप उसका कैश 60 रुपीज़ आपको नहीं मिलेगा। क्यों सर? नहीं, ये हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा सोच होता है कि जितना प्रॉफिट, जितना मुनाफा, उतना कैश है वहाँ पे, लेकिन ये गलत है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप देखो ध्यान से, आपने प्रॉफिट निकालने के लिए आपने सैलरी माइनस किया, जिसके चलते कैश बाहर जाता है, रेंट माइनस किया, जिसके चलते कैश बाहर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल माइनस किया, जिसके चलते कैश बाहर जाता है, लेकिन आपने जो डेप्रिसिएशन बच्चों माइनस किया, इस डेप्रिसिएशन के चलते कैश बाहर नहीं जाता है। इस डेप्रिसिएशन के चलते कैश बाहर नहीं जाता, यानी कि आपका इस डेप्रिसिएशन के चलते, ये डेप्रिसिएशन के चलते बच्चों क्या हुआ, कैश तो घट गया, लेकिन प्रॉफिट तो घट गया, लेकिन कैश नहीं घटा। यानी कि कैश आपका 70 रुपीज होगा, लेकिन प्रॉफिट आपका, नेट प्रॉफिट बैलेंस 60 रुपीज दिख रहा है। सो देयरफॉर अगर हम आपको बोले कि मोहन फूड स्टॉल का आप ये बताओ कि उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, तो तुम क्या करोगे, तुम उसका जीपी लोगे और जीपी से सिर्फ सैलरी माइनस करोगे, रेंट माइनस करोगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल माइनस करके। मतलब आपके सामने में मोहन का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने आपको दे दिया है, मैंने आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दिया है, मोहन का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने आपके सामने में रख दिया है बच्चों। आई रिपीट माई सेल्फ, मोहन का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने आपके सामने में रख दिया है। क्लियर है? सो जब मैंने मोहन का बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके सामने में रख दिया है, तो आपके पास उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्सेसिबिलिटी है। आप सीधा उसके ऑपरेटिंग इनकम लो माइनस उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करो, आपको पता चल जाएगा कि कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आया। ये डायरेक्ट मेथड है, सिंपल। आप सेल्स लोगे माइनस उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी माइनस सैलरी माइनस रेंट माइनस इलेक्ट्रिसिटी बिल, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको। लेकिन अगर मैं आपको यह बोलूं कि मोहन आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देगा, मोहन क्या कर रहा है, मोहन बोल रहा है कि हम तुमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देंगे, लेकिन तुमको हम यह बता देंगे कि मेरा प्रॉफिट कितना है। सो मोहन आपको बोल दिया कि उसका प्रॉफिट है 60 रुपया, नेट प्रॉफिट आपको बता दिया। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन बता दिया। लेकिन अब आपको पता है कि मोहन का जब नेट प्रॉफिट पता किया होगा, सो मोहन ने उस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए उसने वो भी एक्सपेंसेस को माइनस किया होगा जिसके चलते कैश बाहर नहीं गया है। उसने वो भी एक्सपेंसेस को माइनस किया होगा जो नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर है। जो नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर के एग्जांपल दे बच्चों, टू इंटरेस्ट, 10 रुपया के इंटरेस्ट और ले लेते हैं। ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सो टोटल 50 रुपया माइनस करोगे तो अब आपका नेट प्रॉफिट 50 रुपीज हो जाएगा। सो देयरफॉर अब आप समझो कि अगर आपको मोहन अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देता है, मोहन बोलता है कि भाई मैं तेरे को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दूंगा, चल मैंने तेरे को बता दिया कि 50 रुपया मेरा नेट प्रॉफिट है, अब चल बता, मैंने तेरे को यह बता दिया कि 50 रुपया मेरा नेट प्रॉफिट, अब तू बता कि मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। सो हम मोहन से पूछेंगे, अच्छा मोहन भाई
आपने तो मेरे को नेट प्रॉफिट बता दिया, चल इतना तो बता दे मेरे को कि तेरा कौन कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तेरा कौन कौन सा नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो मोहन बोलता है कि मेरा एक नॉन ऑपरेटिंग है और एक नॉन कैश है। कौन सा भाई? मेरा नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट, मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट पे किया, मेरे को लगा यार इंटरेस्ट पे की तो नॉन ऑपरेटिंग है। ये बिजनेस का डे टू डे मैनेजमेंट से नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग। याद करो, रेशियो एनालिसिस में बताए थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। याद होगा आपको, रेशियो एनालिसिस में मैंने ये बताया था आपको। सो मोहन से इतनी तो जानकारी मेरे को लेना पड़ेगी कि भाई तू नेट प्रॉफिट तो मेरे को बता दिया, अब ये भी बता दे कि तेरा नॉन ऑपरेटिंग क्या है एक्सपेंसेस। तो उसने कहा कि इंटरेस्ट है। मैंने कहा ये भी बता दे कि तेरा नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या है। उसने कहा डेप्रिसिएशन है। बोला, मैंने कहा मेरा काम हो गया यहां, क्योंकि अब मुझे तेरा सेल्स जानने की जरूरत नहीं है, अब मुझे तेरा सेल्स जानने की जरूरत नहीं है, मुझे तेरा जीपी जानने की जरूरत नहीं है। तूने मेरे को नेट प्रॉफिट बताया था, मैं इस नेट प्रॉफिट से जाऊंगा तेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो में। इसीलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि अब हम लोग उल्टा जा रहे हैं बच्चों। मेरे को नेट प्रॉफिट बता दिया गया है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सो कुछ आइटम्स यहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको इस एग्जांपल के तौर से बोले तो हम आपको ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और इंटरेस्ट पेड ऐड करेंगे वापस। तो ये जो 50 रुपया का जो नेट प्रॉफिट था, इस पे 10 रुपया हम ऐड कर देंगे, 70 रुपया मेरे को मिल जाएगा। तो ये 70 रुपया मेरे को ये बता रहा है बच्चों कि ये जो 70 रुपीज है मेरा हाथ में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण मेरे हाथ में 70 रुपीज आया है ऑपरेशन से। मेरा 50 रुपीज मेरा नेट प्रॉफिट था, लेकिन इस 50 रुपीज का नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए 10 रुपया का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस किया, जिसके चलते प्रॉफिट तो कम हुआ, कैश बाहर नहीं गया, कैश अभी भी है। 10 रुपया इंटरेस्ट पेड माइनस हुआ, वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग कैटेगरी में आता है और मेरे को यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना था, इसलिए मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी वापस ऐड कर दिया। सो देयरफॉर हर वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो माइनस हुआ है और प्रॉफिट निकला है, वो प्रॉफिट में वापस ऐड हो जाएगा। और अगर किसी तरह का नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम राइट ऐड हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। हमने एक मशीनरी बेचा, राइट। अब ध्यान से देखिए, मैंने एक मशीनरी था मेरा 10,000 का, मैंने उस मशीनरी को 12,000 में बेचा। अरे बच्चों, जब मैंने 12,000 रुपये में बेचा तो ये 12,000 रुपया तो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन मैं क्या करता हूं, ये 2,000 रुपया का जो मेरा प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, यहां पर भी लिख देते हैं पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लेकिन बच्चों, प्रॉफिट निकालने के लिए आप ये लेना, लेकिन जब हम कैश फ्लो निकालेंगे, कैश फ्लो, तो ये 2,000 रुपया को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैंने जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देखिए यहां पे, जब मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट किया तो इस सेल ऑफ फिक्स एसेट में वो सेल ऑफ मशीनरी अगर है तो वो 12,000 को मैंने यहां पे ले लिया है, और इस 12,000 में ये 2,000 रुपये इंक्लूडेड है। और आप इस 2,000 को फिर से अगर आप यहां पे लेते हो, इस 2,000 को आप फिर से प्रॉफिट यहां पे लेते हो और आपने नेट प्रॉफिट में ये 2,000 को इंक्लूड कर दिया है, तो आपको नेट प्रॉफिट से ये 2,000 रुपया को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2,000 रुपया ऑलरेडी अकाउंट में ले लिया गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब मैंने 12,000 रुपया लिखा तो 2,000 रुपया आ चुका है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों। सो उसी तरह आप जब यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद आप इसमें जब एडजस्टमेंट करोगे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश का, सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो मैंने आपको कहा, इनफैक्ट ये 2,000 रुपये ऑलरेडी चला चुका है। अब लॉस भी हो सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000 रुपये का लॉस हुआ, मैंने 12,000 का चीज 10,000 में बेचा, अब लॉस हुआ 2,000 रुपये का, ये मेरा जाके प्रॉफिट को कम कर दिया, क्योंकि लॉस को हम लोग पीएल में डेबिट करेंगे। अब मेरा प्रॉफिट तो 2,000 से कम हुआ, लेकिन कैश 2,000 से कम हुआ क्या? कहां से कम होगा? मैंने 12 का चीज 10 में बेचा, इनफैक्ट 10,000 तो मेरे पास आया है, 2,000 रुपये मेरे जेब से नहीं गया। सो ये नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है, इसने मेरा प्रॉफिट को क्या कर दिया, घटा दिया, लेकिन कैश नहीं कम कर पाया। सो बच्चों, ये सारे आइटम्स का हमें नेट प्रॉफिट के साथ क्या करना, देखिए बच्चों, आज का सेशन में हम आपको अभी तक फॉर्मेट नहीं बताए, नेक्स्ट सेशन में हम आपको पूरा फॉर्मेट, ये जितने भी चीज अभी मैंने आपको बताया है वो मैं फिर से नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूं। सो यू डोंट नीड टू वरी। आज सिर्फ आपको
60% भी समझ में आ जाए ना, आइडिया मिल जाए, तो मेरा आज का सेशन सफल रहा। राइट, मेरा आज का सेशन सफल रहा, क्योंकि ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ये क्लासेस आप लोगों के लिए और हम लोगों के स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो ये इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने का। इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिल गया, आपने मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखा, मेरा सेल्स लिया आपने, मेरा ऑपरेटिंग इनकम लिया, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किया, आपको मेरा निकल जाएगा कैश फ्लो। और उसके साथ आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो चेंजेस है उसके साथ एडजस्टमेंट कर दो। लेकिन अगर मैंने आपको इनडायरेक्ट मेथड कह दिया, मैंने आपको कहा कि नहीं, मैं आपको नेट प्रॉफिट बता रहा हूं और मेरे नेट प्रॉफिट से तू पता कर कि जॉर्ज सर का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, तो तब तू हमसे पूछेगा कि सर आपने तो मेरे को नेट प्रॉफिट बता दिया, आप मेरे को यह भी बताइए कि इस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या आपने कुछ ऐसा इनकम लिया है जो नॉन ऑपरेटिंग है, आपका ट्यूशन से रिलेटेड नहीं है, ऐसा इनकम लिया है सर? मैं कहूंगा यस बेटा, मेरा बैंक में एफडी है 5 लाख का, महीना का 2,000 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है, साल का 20,000 इंटरेस्ट आ रहा है, 24,000 इंटरेस्ट आ रहा है। सर बट ये तो आपका ऑपरेटिंग इनकम में तो आएगा नहीं सर, आपका ऑपरेटिंग इनकम में ट्यूशन फीस है। तो बेटा क्या करना है तेरे को, मेरा नेट प्रॉफिट से हटा दे। सर आपको कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, मैंने इंटरेस्ट पे किया है, बैंक लोन लिया है, इंटरेस्ट पे किया। अच्छा आपने इंटरेस्ट पे किया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है सर। तो अगर मेरे को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका कैश फ्लो जानना है तो ये इंटरेस्ट पेड को नेट प्रॉफिट से हटा देना होगा, मतलब इसमें वापस ऐड कर देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझो, नेट प्रॉफिट आपको दिया जाएगा और उस नेट प्रॉफिट से आपको जाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए जितने भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का इफेक्ट है उसको हटाओ और उसके बाद नॉन कैश आइटम्स का इफेक्ट को हटाओ, तब जो आपको वो मिलेगा हटाने के बाद ये जो 70 रुपये आया ये हो जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये हो जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। और उसके बाद यहां पे आपका पूरा वर्किंग कैपिटल का ये रहेगा, इसके साथ करोगे तो ये निकल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद इनकम टैक्स भी मैनेज करना पड़ता है, अभी फिलहाल छोड़िए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है तो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे दिया है और नेट प्रॉफिट से पहले आप वापस जाओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, यानी कि नेट प्रॉफिट से हर वो आइटम्स का असर हटा दोगे, उसका इफेक्ट हटा दोगे जो नॉन कैश है या तो नॉन ऑपरेटिंग है। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा और उसके बाद आप उसके साथ एडजस्टमेंट करोगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो चेंजेस आया है, उसके बाद आपको मिल जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और अब आप समझिए जो हम नेक्स्ट चीज आपको बताने वाले हैं, आपको करना क्या है, ये जितना भी जो मैंने ये बाहर लिखा, बाहर कॉलम में ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग और ये फाइनेंसिंग, ये तीनों को ऐड किया जाता है तभी जा करके मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट होगा। ये तीनों को ऐड करके पता चल जाएगा कि नेट कितना कैश आया, कितना कैश गया। अब इसके साथ क्या होता है बच्चों बता दें, ये जो फाइनल आउटकम आएगा तीनों को ऐड करके, इसके साथ हम लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बैलेंस को ऐड करते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, राइट। तो जब आप ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे इसके साथ, साल के दौरान जितना इंक्रीज हुआ है उसके साथ ऐड करोगे साल के शुरू में कितना था, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां आपको पता चल जाएगा। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा चैप्टर है ना जो आपको देने देर पता चल जाता है कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ये आपको कितना भी समझ में आया टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैंने आज जो भी बताया मैं इसका एक फुल फ्लेजेड फॉर्मेट बना करके आपको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, उसको फिर से करेंगे हम लोग। आज सिर्फ आपको आइडिया देने का मेरा मकसद था आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पहला सेशन में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सब चीज़ पता हो जाए। कैश फ्लो एक अच्छा चैप्टर है, एक अच्छी स्टैंडर्ड की चैप्टर है, इजी चैप्टर है, स्टैंडर्ड अच्छा है,
इसीलिए इस पे टाइम भी हम लोग अच्छे से देंगे, हम आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि आगे ग्रेजुएशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये ग्रेजुएशन के बच्चे भी ये क्लासेस को हमारा देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पूरा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, राइट। सो देखिए बच्चों, ये रहा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली 3 एक्टिविटी से हम लोग को कैश का पता करना है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इनडायरेक्ट मेथड से करना है। सो हमें नेट प्रॉफिट अप्रोच, मतलब पहले तो मेरे को क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे दिया रहेगा, उस नेट प्रॉफिट से हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाना है, और फिर उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो चेंजेस आया उसको एडजस्ट करना है, क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशंस के चलते रिलेट होते हैं। सो इसमें चेंजेस आने का मतलब कैश में चेंजेस आएगा, इसलिए इसे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करके तब हमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकल जाता है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस कैश जनरेटेड फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी मिलाकर हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज माय कैश फ्लो, नेट कैश इंक्रीज या नेट कैश डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। सो ये है बच्चों 3 एक्टिविटी को समझना था, एक हल्का आइडिया दिए हैं आपको आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके इसी चीज़ को पूरा समरी करेंगे पहले, उसके बाद इस चीज़ को रिपीट करेंगे, हमने आज जो भी बताया समराइज करेंगे, उसके बाद कुछ नया टॉपिक देखेंगे। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन, यू हैव लाइक टुडेज सेशंस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू गेट इन टच विद मी। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।